नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का इस खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हॉकी को लेकर आपको जानकारी दे दें, ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। रोचक मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज की है भारत ने। तो देखिए, हरमनप्रीत सिंह ने शानदार विनिंग गोल भी दागा और पेरिस ओलंपिक में भारत ने हॉकी में शानदार शुरुआत की और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज की और इसी वजह से तो यहाँ वक्त छोटा सा ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। राज्यों के सहयोग से ही पूरा होगा विकसित भारत का सपना, मोदी की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की और ये बैठक नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई थी, जिसमें कि 20 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने भाग लिया था। और इसी बैठक में नीतियों को लेकर के चर्चा की गई थी कि कैसे राज्य में और ज्यादा बदलाव हो सकते हैं, जिसके तर्ज पर भारत आगे बढ़ेगा। बिल्कुल देखिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 के विजन को प्राप्त करने के लिए सभी राज्य और केंद्र के सहयोग और सामूहिक प्रयास पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले 10 साल में स्थिर विकास हासिल की है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि 2014 में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 2024 तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और यही मुख्य कारण भी है कि अब ये माना जा रहा है कि $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो जिक्र आता है उसको बहुत जल्दी भारत छू लेगा। लेकिन साथ ही साथ इसको लेकर के देखिए, सबसे पहले सुधार की आवश्यकता होती है ज़मीनी स्तर से। और ज़मीनी स्तर की अगर हम बात करें तो या तो रिमोट एरियाज़ जिनको हम कहते हैं, कई राज्यों में जो अभी भी पिछड़े जो एरियाज़ हैं उन पर भी फोकस करने की ज़रूरत है और कई जगहों पर अभी भी सुधार की गुंजाइशें नज़र आती हैं, जिसको लेकर के ये 9वीं काउंसिल की जो बैठक बुलाई गई थी, नीति आयोग की बैठक में ही इस बात पर चर्चा होनी थी कि किस राज्यों को किस प्रकार की केंद्र की ओर से सहायता दी जानी है और साथ ही और किन किन रास्तों पर चल करके भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। बिल्कुल देखिए, और आपको मालूम भी होगा सुरभि, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की अगर हम बात करें तो इस बार ये तय किया गया है कि जल्द ही भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। सुरभि, तो बिल्कुल अब देखिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रपति ने 6 राज्यों में नियुक्त किए हैं अब तक नए राज्यपाल। बिल्कुल, तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और इसके साथ ही उन्होंने अन्य राज्यों में राज्यपालों की नई नियुक्ति की घोषणा भी की है। तो साथ ही आपको बता दें कि 83 वर्षीय बनवारी लाल पुरोहित ने फरवरी में ही भारत के राष्ट्रपति को एक संक्षिप्त पत्र में व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अपने पत्र में पुरोहित ने इस बात का जिक्र किया था कि व्यक्तिगत कारणों और कुछ अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण मैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के राज्यपाल और प्रशासक के पद से अपना इस्तीफा देता हूं और जिसके बाद से अब इस्तीफे को स्वीकार किया गया। बिल्कुल, तो देखिए, 6 नए राज्यपाल, 3 स्थानांतरित किए गए हैं। तो इस दौरान कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो ये बड़ा बदलाव किया है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है और इस दौरान व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने की बात जो है वो बनवारी लाल की ओर से कही गई है। खबरों में बढ़ते आगे, पीएम मोदी ने चुनाव प्रदर्शन पर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की है। चुनाव के दौरान जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा, इसको लेकर पीएम मोदी ने चर्चा की है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ में एक बैठक की। इस बैठक के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि इस बैठक में सरकार और पार्टी के बीच में समन्वय को बढ़ाने और सभी केंद्रीय राज्य योजनाओं को मिशन मोड पर लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। दरअसल इसमें समझने की भी जरूरत होती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, खासतौर पर बीजेपी शासित प्रदेश, तो ऐसे में ये प्रमुख माना जा रहा था कि कैसे अब तक जो सीटें गंवाई हैं बीजेपी ने, उन पर कैसे और फोकस किया जा सके, उन सीटों को एक बार फिर से अपने पाले में कैसे लाया जा सके और कैसे वहां के आम जनता को साधा जा सके। तो कई जो मुद्दे रहे थे उस क्षेत्र को लेकर के, उन पर भी चर्चाएं हुई और साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी गई। बिल्कुल, देखिए, और मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, इन सभी के साथ बैठक की गई जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। शाम का आपको वो समय कल का याद होगा जिस दौरान ये बैठक बुलाई गई थी। नीति आयोग की बैठक के बाद ये बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में ये तय किया गया कि आखिर किस तरह से आगे तमाम राज्यों में होने वाले, देखिए 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में जीत कैसे होगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह के परिणाम आए, बार बार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या आगे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है एनडीए की, ये चल पाएगी या नहीं, इसको लेकर भी मजबूती बनाए रखना ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता होने जा रही है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के बारे में भी बात की और कहा कि 4 जून के चुनाव परिणामों से पार्टी नेताओं का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। तो 4 जून का जिक्र तो उन्होंने किया क्योंकि 4 जून को जब नतीजे आए थे तो अफसोस ज़रूर हुआ था। बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं हमने देखी और सुनी थी कि किस तरीके से ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कमियां शायद पार्टी के भीतर देखने को मिली थी, जिन कारणों की वजह से हमने कुछ सीटें गंवाई हैं। हालांकि उन सीटों पर दोबारा से फोकस करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दूसरी खबर की। 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, और रूपरेखा पर काम किया जा रहा है। आधिकारिक और कूटनीतिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा की योजना बनाई जा रही है, जो संभव है कि 23 अगस्त तक तैयार हो जाएगा। ये युद्धग्रस्त देश की उनकी पहली यात्रा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस महीने की शुरुआत में ही मोदी की मॉस्को यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। जबकि भारत ने विदेशी संबंधों पर भी जब बातचीत की तो ये कहा था कि अपनी पसंद की स्वतंत्रता और रणनीति स्वायत्तता पर जोर दिया था। एक जानकार अधिकारी ने कहा कि ये पूरी तरह से संभव है कि 23 अगस्त को ये यात्रा हो सकती है, जबकि दूसरे ने कहा कि तौर तरीकों पर काम किया जा रहा है। विदेशी मंत्रालयों के अधिकारियों ने प्रस्तावित यात्रा पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि कूटनीतिक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, फिलहाल कुछ भी पुष्टि अब तक आधिकारिक रूप से नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा अनुमान जरूर जाहिर किया जा रहा है क्योंकि बीते दिनों आपने देखा था कि जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उस दौरान जिस तरीके से ज़ेलेंस्की की प्रतिक्रिया सामने आई थी और उसके बाद से नाराजगी भी बताई जा रही थी, लेकिन इसे किस तरीके से दूर किया जाना है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बखूबी समझते हैं। और एक्सटर्नल मिनिस्टर्स के तरफ से भी जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई कि भारत लगातार वैश्विक मुद्दों पर जहां काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम देशों के साथ में अपने संबंधों पर भी जोर दे रहा है कि कैसे अपने दूसरे देशों के साथ में भी संबंधों को और मजबूत किया जा सके। बिल्कुल, तो देखिए, फिलहाल जिस तरह से जानकारी है, अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा में भारतीय चौक पर किया हमला, बैट कमांडो ढेर और एक जवान शहीद हो गए हैं। तो सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर बैट हमले को नाकाम कर दिया और पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भी गिराया। हमले में शामिल 2 अन्य आतंकी घने अंधेरे का फायदा उठाकर के पीओके भाग निकलने में सफल रहे, लेकिन हमले में एक जवान को कहीं ना कहीं यहाँ शहादत भी मिली है। जूनियर
कमीशन अधिकारी, जेसीओ, कैप्टन सहित 4 जवान इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। तो घाटी में लगातार आतंकी घुसपैठ हम देख पा रहे पूजा, और इन दिनों ये चिंता का विषय भी है जिस तरीके से आतंकवाद लगातार एक बार फिर से अपनी जगह बना रहा है घाटी में। लोग भी बेहद इस वक्त वहां पर कहीं ना कहीं डरे सहमे से नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों आतंकी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब करगिल विजय दिवस के मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि हम आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और अभी फिलहाल जो घटना जिसका जिक्र हम कर रहे थे, इसमें बेशक से आतंकी ढेर हुए हैं, लेकिन चिंता का विषय ये है कि लगातार हमारे देश के जवान जो हैं वो भी वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में आतंकियों के इस आतंकवाद का खात्मा हो और साथ ही लोगों को सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले जो है अब तक सामने आ रहे हैं। रियासी हमला हम नहीं भूल सकते, किस तरह से डोडा में भी हमला किया गया था वो भी नहीं भूला जा सकता, और ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के मामले पहले भी आए थे, लेकिन इस बार आतंकी काफी सक्रिय होकर लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं, और घटना को अंजाम देने के साथ ही एक डर जो उनके मन में होना चाहिए वो भी खत्म हो चुका है। और खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी घुसने की वजह से एक छात्र की जहां जान गई, तो वहीं 2 और छात्रों की भी मौत की इस दौरान पुष्टि की गई। बिल्कुल, देखिए, और एक छात्र 2 छात्राओं की जान चली गई है इस हादसे में। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके से यह मामला सामने आया है। शनिवार शाम हुई भारी बारिश ने 3 जिंदगियां तबाह कर दी। यहाँ बारिश की वजह से राव IAS नाम के एक प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया, और इस हादसे में 2 छात्र और 1 छात्र की मौत हो गई है। ये कोचिंग सेंटर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कराता है। तो बताया ये जा रहा था कि दरअसल इस बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, और लाइब्रेरी में जिस वक्त पानी जमा होना शुरू हुआ, पानी निकासी की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं देखी गई और पानी भरता चला गया, जिसमें से जो स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे उस दौरान एक छात्र वहीं 2 छात्राएं बताई जा रही हैं, जो कि यानी कि कुल 3 स्टूडेंट्स ऐसे उस वक्त थे जिनकी जान इस दुर्घटना में चली गई है। और कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से इन 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी है। बिल्कुल, देखिए, और क्योंकि बेसमेंट में एक लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि हर रोज 30 से 35 बच्चे आते थे, और 3 लोगों की जान जाने के बाद भी अब भी मनजिंदर सिरसा जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ 3 अभी छात्रों की मौत नहीं हुई है, बल्कि मौत की संख्या में जो इजाफा है वो देखने को मिल सकता है। और उन्होंने कहा है कि अंदर लगभग 18 स्टूडेंट अब भी ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। SDRF की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, और लगातार फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि के अलावा कोई ऐसा अपडेट सामने नहीं आया है, यानी कि किसी के हताहत होने की उन 3 छात्रों के अलावा अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दावे लाख किए जा रहे हैं, जहां एक तरफ बांसुरी स्वराज जो है वो कह रही है कि इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, खुद दुर्गेश पाठक है, जिन्होंने इलाके के लोगों की समस्याओं को नहीं सुना। अरविंद केजरीवाल की ये आम आदमी पार्टी सरकार इसकी जिम्मेदार है, जिन्होंने अब तक दिल्ली में जल निकासी के लिए प्रबंध नहीं किया, और इस तरह की तस्वीर हर साल दिल्ली से हम देखते हैं। हालांकि देखिए, सवाल यही है कि आखिर इस तरीके की जब स्थिति बनती है तो किस तरीके से राजनीति भी हमें देखने को मिलती है, और अब बाकायदा इस मामले को लेकर के राजनीति भी देखी जा रही है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल, खबरों में बढ़ते आगे, हरियाणा में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए, सुनीता केजरीवाल की ओर से ये कहा गया। आपको बता दें कि चुनावी प्रचार के लिए सुनीता केजरीवाल हरियाणा पहुंची थी, जहां वो 3 जिलों में गई थी, और इस दौरान उन्होंने कहा है कि एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलनी चाहिए।
तो एक और जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने इस वक्त मोर्चा संभाला हुआ है और इस बीच वो हरियाणा के यमुनानगर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी। उन्होंने अपने पति अरविंद केजरीवाल को भाग्यशाली बताते हुए कहा कि वो बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए पैदा हुए हैं। सुनीता ने आगे ये भी कहा कि उनका जन्म जिस तरीके से जन सेवा की भावना को लेकर के हुआ था और उसे वो बखूबी निभाते भी आए हैं और इसी वजह से हमें उन पर गर्व है। साथ ही साथ सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए बाकी विपक्षी दलों पर भी नजर आई और इस बीच उन्होंने बीजेपी को जमकर के घेरने की कोशिश की और उन्होंने इस बात को खास तौर पर कहा कि आप वोट देते वक्त इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लेकर इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल का जन्म जो है वो हरियाणा में ही हुआ है। ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को अपना सहयोग देंगे और इस बार जिस तरह से हालात भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं उसके बाद जो मनोबल है और ज्यादा बढ़ता नजर आया है विपक्षी दलों का, फिर चाहे वो इंडिया अलायंस की बात कर ले या फिर बात कर ले हम आम आदमी पार्टी की। सुनीता केजरीवाल चुनावी प्रचार के लिए जब हरियाणा पहुंची तो यहां पहुंचते ही उन्होंने कहा कि मुझे ये पूरा भरोसा है कि हरियाणा अपने बेटे को अपना आशीर्वाद जरूर देगा, एक भी सिंगल सीट भी बीजेपी के खाते में नहीं जानी चाहिए। तो हालांकि आम आदमी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन अब तक हमने देखा कि किस तरीके से चाहे वो दिल्ली में रहा हो या पंजाब में रहा हो और ऐसे में लगातार अपने पैर पसारने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है और अब हरियाणा में दस्तक दे चुकी है आम आदमी पार्टी। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकई एक भी सीट बीजेपी के खाते में जाती है या नहीं जाती और आम आदमी पार्टी कितनी सीट यहाँ से ले जाती है। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे। राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में भी अब अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। जी हाँ, राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी अब अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। तो कई ऐसे राज्य हैं जो कि ये घोषणाएं कर चुके हैं कि अगर किसी की भी अग्निपथ योजना के तहत में भर्तियां हुई थी और उनके जब पूरे वर्ष खत्म हो जाते, समाप्त हो जाते हैं जो उनकी सेवा से जुड़े हुए थे, तो उसके बाद उन्हें बिल्कुल निफिक्र रहने की ज़रूरत है, निश्चिंत रहिए, क्योंकि जो पुलिस भर्तियां होंगी उसमें भी कहीं ना कहीं आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को और इसकी घोषणा अब अलग अलग राज्यों में की जा रही है। 26 जुलाई को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने आरक्षण देने की घोषणा की थी, जिसमें से 17 जुलाई को हरियाणा और 22 जुलाई को उत्तराखंड सरकार भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। बिल्कुल देखिए, और इस तरह अब तक 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर इसकी घोषणा हो चुकी है। 2 साल पहले केंद्र गृह मंत्रालय ने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी और इस साल 12 जुलाई को इसे लागू कर दिया है। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे सुरभि। बिल्कुल, अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मार्केट जगत की। दरअसल 35% तक बढ़ी है सोने के आभूषणों की खरीदारी, क्योंकि जिस तरीके से बजट पेश हुआ था और बजट पे सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट की बात कही गई थी और इसके बाद से अब 35% तक मार्केट में सोने की खरीदारी बढ़ चुकी है। बिल्कुल देखिए, सीमा शुल्क कम होने से सराफा बाजार में लौट रही है रौनक। भविष्य की शादियों के लिए अभी खरीदारी की जा सकती है। वहीं वित्त मंत्री ने सोने चांदी के आयात पर सीमा शुल्क को 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इससे सोने चांदी के मूल्य में भी कमी आई है। तो फिलहाल लगातार देखिए मार्केट से जुड़ी हुई अपडेट भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है और ऐसे में जिस तरीके से सोने और चांदी की कीमतों में जब कमी की गई थी और इनकी दरों को सस्ता करने का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान किया था, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कैसे ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है और सोने की खरीदारी जमकर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर एटीएम टीमें तैनात है, माफ कीजिएगा एटीएस टीमें तैनात है और ये एटीएस टीमें इसलिए तैनात की गई है ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और उनकी सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाए। तो फिलहाल मुजफ्फरनगर में जब कांवड़ यात्रा यहां से निकल रही थी तो आतंकवादी विरोधी दस्ते यानी एटीएस, कमांडो, रैपिड एक्शन फोर्स और सशस्त्र बल यानी कि पीएसी को भी तैनात किया गया था। सरकारों ने तीर्थ यात्रियों से भी भाले, त्रिशूल या फिर किसी भी तरह का
हथियार न ले जाने को भी कहा था। बयान में यह भी कहा गया था कि कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि इस यात्रा को लेकर भी कई बार अब तक धमकियां मिल चुकी हैं कि यात्रा को किस तरीके से खंडित किया जा सकता है, और साथ ही साथ कई ऐसे धमकी भरे फोन कॉल्स भी रिसीव हो चुके हैं, जिस वजह से अब ये फैसला लिया गया है कि एटीएस की टीमों को तैनात किया गया है। बिल्कुल देखिए, और यात्रा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलने वाले श्रद्धालुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर देश का पहला जिला था जिसने 17 जुलाई को कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित होटलों और भोजनालयों के लिए अपने मालिकों का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया था। 19 जुलाई को सरकारी आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में यात्रा के पूरे मार्ग पर यह कदम उठाया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इससे विवाद पैदा हो गया था। हालांकि देखिए, सवाल बार बार यही उस बीच में उठ भी रहे थे कि अगर वाकई आपको अपनी पहचान छुपाने में कोई शर्म नहीं है तो फिर पहचान बदल करके आखिर आप दुकान इतने लंबे समय से क्यों चला रहे हैं। लेकिन इसके बाद से जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर रोक लगा दी, यानी कि नेम प्लेट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ये बताना अनिवार्य होगा कि क्या आपने जो रेस्टोरेंट खोला है और जो भोजनालय है उसमें क्या मांसाहारी है या शाकाहारी भोजन आप परोस रहे हैं। और कांवड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि उनकी यात्रा खंडित ना हो, तो ऐसे में इन बातों का ध्यान रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज़रूर आग्रह किया गया था। बिल्कुल, तो देखिए फिलहाल जिस तरह से कांवड़ियों के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उन्हें किसी तरह का दिक्कत ना हो इसके लिए एटीएस टीम को तैनात किया गया। खबरों में बढ़ेंगे आगे। देश भर में बारिश का दौर जारी है। जुलाई में बारिश ने सितम ढा दिया है। तो जुलाई में पूरे देश भर में मानसून की अच्छी बारिश हुई है और अकेले इस महीने 11.9% अधिक बारिश दर्ज की गई, और जून में अब तक 3% अधिक बारिश हुई। लेकिन बारिश का वितरण अभी भी विषम है, जिसमें कि मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश भी हुई है। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त कई जगहों से, कई राज्यों से खबरें हमने देखी और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि कैसे अलग अलग राज्यों में बाढ़ जैसे हालात भी देखने को मिले, और बारिश का तांडव किस तरीके से लोगों को जहां राहत पहुंचाता हुआ गर्मी से बारिश नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ तबाही का मंजर भी इस बारिश का कारण हमने कई जगहों पर देखा। बिल्कुल देखिए, मध्य भारत में 34.4% अधिक बारिश हुई है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत में 36.3% अधिक बारिश हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 18.5% बारिश हुई है, और कम उत्तर पश्चिम भारत में 8.8% बारिश हुई है। जुलाई में महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में बाढ़ आई है। मौसम विज्ञानों के ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि अगले 5 दिनों के दौरान मध्य और पश्चिम भारत में और अधिक बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए, मानसून जो है वो सक्रिय हो चुका है। मानसून के आते ही जगह जगह भारी बारिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इससे लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त जरूर हो रहा है, क्योंकि लगातार सड़कों पर लोगों के घरों में पानी भर जाने के कारण जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जो काम उन्हें करना है वो काम वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल अलग अलग तस्वीरें आपने अलग अलग राज्यों की ज़रूर देखी होंगी कि किस तरीके से कई जगहों पर लोगों को अपने घरों से भी बाहर निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनके घरों के भीतर भी पानी घुस चुका है। और साथ ही अगर आप सड़कों पर भी देखेंगे तो किस तरीके से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति देखी गई। बिल्कुल देखिए, ओलंपिक के फाइनल में पहुंची मनु भाकर। जी हाँ, 10 मीटर एयर पिस्टल में मिल सकता है पदक। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला रहा, और इस दिन इंडियन प्लेयर्स 7 गेम्स में उतरे थे। इनमें से कुछ के हाथ निराशा लगी तो कुछ ने मेडल पर जो उम्मीदें उनकी जताई जा रही थी लोगों की तरफ से, वो उन उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। बिल्कुल देखिए, शनिवार को भारत के अभियान का आगाज राइफल शूटर्स ने किया। 10 मीटर राइफल मिक्स्ड इवेंट में रमिता अर्जुन और एलावेनिल और साथ ही संदीप की जोड़ी मेडल इवेंट तक नहीं पहुंच सकी। सर्वजोत और अर्जुन भी मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। हालांकि मनु के इस इवेंट की वुमेन्स कैटेगरी में मेडल की उम्मीद कायम रखी गई है। वो आज मेडल मैच खेलेंगी और मनु 600 में से 580 पॉइंट्स हासिल किए और 45 शूटर्स में
तीसरे स्थान पर बनी रही। तो फिलहाल देखिए, लगातार ओलंपिक्स में जिस तरीके से इस वक्त भारतीय एथलीट्स की जो संख्या बताई जा रही वो कुल 117 की है, और ऐसे में उनसे उम्मीदें हैं कि हर बार की तरह टोक्यो ओलंपिक में आपको याद होगा कि किस तरीके से कई हमारे एथलीट्स ने कांस्य पदक भी जीता था और साथ ही साथ स्वर्ण पदक भी जीता था, और इसके तहत में अब भी इस बार भी ये उम्मीद है कि रजत पदक, कांस्य पदक और स्वर्ण पदक तीनों अपने नाम किए जा सके। बिल्कुल, तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे। ओलंपिक के हॉकी मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को मात दे दी है। जी हां, शनिवार को यवेस डू मानोइर स्टेडियम में 4000 दर्शकों की मौजूदगी में भारत ने पूल बी हॉकी के अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया है। तो अपने समर्थकों के समर्थन से भारत ने न्यूजीलैंड पर जिस तरीके से शानदार दबाव बनाया, और उसके बाद से जब इसकी शुरुआत हुई तो उसका अंत भी हमने देखा कि कितने शानदार तरीके से भारत ने ये मैच अपने नाम कर लिया, और उसने दोनों तरफ से कालीन पर और हवा में ही जिस तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों को यहाँ पर पटखनी दी, और ये कहीं ना कहीं पूरा मैच भारत के नाम हो गया था। बिल्कुल, और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो सुर्खियां अखबार की में इतना ही। नमस्कार।